an AC voltage V is equals to 200 root 2 sin omega t of frequency 50 hertz is applied across a series LR circuit where L is equal to this and R is equal to this, find. देखो पहली बात तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन में ये देखना होता है कि सर्किट कौन सा दिया हुआ है. सर्किट दिया हुआ है LR सर्किट. यहाँ पर जो है ना एक तो इंडक्टर दे दिया और एक रेजिस्टेंस दे दिया और यहाँ पर ये एक बैटरी दे दी. इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो L इज इक्वल्स टू 20 बाई पाई है, 20 बाई पाई मिली हेनरी, ठीक है. और एक रेजिस्टेंस दे दिया R, R की वैल्यू दे दी इसको 2 ओम, राइट. अच्छा अब सुनो पहले, और इसके अंदर जो है ना जो वोल्टेज दी हुई है इसकी V पीक दे रखा आपको, V पीक दे रखा आपको 200 रूट 2 V पीक है और जो न्यू है न्यू वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है. ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू 15 कितना आएगा यहाँ पर ये वाला 100 पाई आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू. ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई, ठीक है. अब एक काम करो, ये बताओ आप मुझे एक्सेल कितना होता है, एक्सेल ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी जाएगी 100 पाई, ये तो गिवन था यहाँ तक 100 पाई इंटू एल है 20 बाई पाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये, और ये मिली हेनरी था तो यानी ये मिलियम आएगा, मिलियम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 2000 मिलियम, यानी कि 2 ओम आ जाएगा, 2 ओम आ गया आपके पास. पता है क्या, देखो हमेशा ही ये तो ये गिवन है, ये इतना सब कुछ गिवन है, निकालना है इसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये तीनों निकालने हैं. ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो पहले वो चीज़ें निकालते रहो जो पूछी नहीं गई, क्योंकि उनको निकालते निकालते बहुत कुछ निकलाएगा इसमें, और उनको निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगती ऐसी सर्किट क्वेश्चन में. ऐसी सर्किट क्वेश्चन में जो निकलता है वो निकालते रहो आप एक बार, इसका तरीका यही है. ये देखो कितनी सारी बातें गिवन है, और ये गिवन है तो इसका यूज कर करके LR सर्किट की 6 बातें चाहिए होती है हमें. LR सर्किट की 6 बातें, वो 6 की 6 निकालने की कोशिश करो आप. इसमें क्या पूछा गया क्या नहीं वो तो बाद की बातें हैं. अगर मेरे सामने जब AC सर्किट का क्वेश्चन आता है तो मैं कभी ये तो पढ़ता ही नहीं उसमें फाइंड आउट क्या करना है. उसमें ये चीज़ गिवन है और इसका यूज करके मुझे 6 की 6 बातें आइडेंटिफाई करनी है, और ये मैंने आइडेंटिफाई कर ली तो जो भी पूछा गया वो उसी में से ही होगा, ठीक है ना. करें इसको, देखिए आप, मैं इसमें क्या निकालना है उसके ऊपर सीधा उसी को निकालने की कोशिश करोगे तो हो चुका क्वेश्चन. देखिए आप, मैंने पहले एक्सेल निकाल लिया, एक्सेल XR मेरे पास है ही, XR मेरे पास कितना है यहाँ पे 2 है, एक्सेल मेरे पास है, XR मेरे पास है. फेजर डायग्राम बना लो इसका. फेजर डायग्राम में बताइए इधर क्या आएगा यहाँ पे V नोड R, ऊपर क्या आएगा V नोड L, नेट वोल्टेज क्या आएगी यहाँ पे V नोड L का स्क्वायर प्लस में V नोड R का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट. ये आपके पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी आ गई, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गया आपके पास. ये आई नोड को बाहर ले लो, एक्सेल का स्क्वायर माइनस प्लस में XR का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी कि इम्पीडेंस आ गया इसमें. इम्पीडेंस कितना आएगा इसके अंदर एक्सेल का स्क्वायर प्लस में XR का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी कितना आएगा ये 2 रूट 2 आएगा. सोल्व कर लो चाहे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट सोल्व करोगे तो 2 रूट 2 बनेगा. इम्पीडेंस आ गया, भले ही इसने पूछा नहीं इम्पीडेंस, लेकिन हम तो निकाल रहे हैं ना. इम्पीडेंस आ गया, एक्सेल आ गया, XR आ गया. अच्छा वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे बताइए. इसमें डेल्टा फाई निकाल लो, फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा बताइए यहाँ पे, फेज डिफरेंस 10 डेल्टा फाई कितना आएगा, 10 डेल्टा फाई की वैल्यू बताइए. दिस अपॉन दिस ना, यानी कि एक्सेल अपॉन में XR 2/2 आ जाएगा यार, 1 ओम आ जाएगा 1, यानी डेल्टा फाई कितना आ गया इसमें 45 डिग्री आ जाएगा ना, ये 5/4 आ जाएगा. पावर फैक्टर एवरेज पावर निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा गया तो पावर फैक्टर और एवरेज पावर मत निकाल लो. अब सुनो, इसमें इक्वेशन को लिख लो वोल्टेज की, वोल्टेज की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन है ना पता है वोल्टेज की इक्वेशन लिखने के लिए इसमें ये चीज़ जरूर पढ़नी पड़ेगी कि इनिशियल फेज एंगल 0 किसको मानना है. इसका वास्तव में फेजर डायग्राम ये नहीं है, इसने इनिशियल फेज एंगल 0 मानना है क्या किसी का नहीं. वोल्टेज लिख रखी है V इक्वल्स टू 200 रूट 2 साइन ओमेगा टी लिख रखा है. इसने गिवन है ये चीज़ V इक्वल्स टू 200 रूट 2 साइन ओमेगा टी, यानी कि जो वोल्टेज है ये पता है कौन सी वोल्टेज है, नेट वोल्टेज है ये इस वाली वोल्टेज की बात कर रही है. इसी यानी इन दोनों के अक्रॉस मिला के कंबाइंड वोल्टेज है ये.
दोनों के अक्रॉस मिला के कंबाइंड वोल्टेज है। और इसका इनिशियल फेज एंगल क्या है यहाँ पे? जीरो। इसका इनिशियल फेज एंगल जीरो नहीं है क्या? किसका है? नेट वोल्टेज का, जो कि दोनों के अक्रॉस है, दोनों के अक्रॉस। तो दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज तो ये वाली है, यानी इस लाइन को रेफरेंस मान रखा है भाई ने, इसने इस लाइन को रेफरेंस मान रखा है। रेफरेंस ये लाइन नहीं है यहाँ पे, रेफरेंस जो है यहाँ पे वो आएगी भाई ये वाली लाइन, दिस लाइन इज रेफरेंस हियर। यानी कि अब मैं आपको बताऊं, जो V नोड L इसका जो फेज एंगल आएगा पॉजिटिव में आएगा, ये इतना एंगल इसके बराबर, और V नोड R का फेज एंगल नेगेटिव में आएगा, माइनस डेल्टा वाई होगा। और I नोड का भी, I नोड भी इसी तरफ होगा, I नोड भी इस वोल्टेज से पीछे रहेगा, इसका फेज एंगल भी नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, ये वोल्टेज की इक्वेशन है। अब पता है मैं ना करंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ, करंट की, वोल्टेज की दे रखी है तो करंट की लिख के दिखाएं आपको। देखो करंट की आएगी I इज इक्वल्स टू I नोड। I नोड कहाँ है इसमें? I नोड पता ही नहीं, कोई बात नहीं। ये बताइए वी पीक अपॉन में आई पीक, वी पीक अपॉन में आई पीक क्या होता है? ये हो जाएगा यहाँ पे 2√2 इम्पिडेंस होता है। ये वी पीक अपॉन आई पीक क्या होता है? 2√2। वी पीक को दे रखा है, कितना दे रखा है वी पीक? अरे 200√2 दे रखा है वी पीक, तो निकालना क्या है? आई पीक निकालना है। कितने दे रखी है इसकी वैल्यू? 2√2, √2 से √2 गया। आई पीक कितना जाएगा यहाँ पे? आई पीक 100 एम्पियर आएगा। आई पीक आ गया भाई 100 एम्पियर। आई पीक 100 एम्पियर निकल के आ गया आपके पास। चलो अब करंट की इक्वेशन लिख सकते हो आप। करंट की इक्वेशन आएगी I इज इक्वल्स टू आई नोड, आई नोड बोले तो 100 एम्पियर, साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो आप यहाँ से, ये 100 पाई है, 100 पाई टी। और ये ना नेगेटिव में आएगा करंट, डेल्टा वाई पीछे है, कितना पीछे है? डेल्टा वाई -π/4 लिखोगे आप यहाँ पे, -π/4, क्योंकि ना इसने इसको रेफरेंस ले लिया यार। पता है क्या, एक इक्वेशन जरूर दी हुई मिलेगी क्वेश्चन में, या ये बता रखा होगा कि इसका इनिशियल फेज एंगल 0 लेना है, और वो जिसके अलोंग है उसी को आप लोग क्या मान लेंगे? हम लोग रेफरेंस लाइन। अब मान लो क्वेश्चन में ये बोल देता कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो 0 फेज एंगल पे है इनिशियली, वो किस पे है? तो इस लाइन को रेफरेंस ले लेते, फिर इसका इनिशियल फेज एंगल और इन दोनों का फेज एंगल नेगेटिव हो जाता। मान रहे हो कि नहीं मान रहे आप? सर ये रेफरेंस बता दो सर, कैसे मिली ये रेफरेंस? कैसे बनी? इसने वोल्टेज की इक्वेशन ये वाली दे रखी है कि नहीं दे रखी? मेरे को तो ये बताओ आप। एक क्वेश्चन में गिवन है ना ये, इसका इनिशियल पे देखो टी की वैल्यू 0 डालो, वोल्टेज का इनिशियल फेज एंगल क्या है? 0 है। वोल्टेज का इनिशियल फेज एंगल क्या है? और ये कौन सी वोल्टेज है पता है आपको? नेट वोल्टेज है। ये सोर्स की वोल्टेज है, और जो सोर्स की वोल्टेज होती है ना, वो इन दोनों के अक्रॉस मिला के जो नेट वोल्टेज है, रिजल्टेंट लेने पे जो नेट वोल्टेज आती है वो बड़ी वोल्टेज है। ये समझ आ रही बात आपको? और नेट वोल्टेज हमारी आई इस तरफ है, इस तरफ आई है, तो यही इसके अलोंग वाली जो लाइन है वही रेफरेंस लाइन होगी। समझ गए ना? अच्छा अब सुनो, ये करंट की इक्वेशन आ गई आपके पास, करंट की इक्वेशन आ गई। अब और किसकी निकालनी थी? वी नोड आर की। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ वी नोड आर की इक्वेशन। ऐसा करो, V इज इक्वल्स टू वी नोड आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, आई नोड एक्स आर। आई नोड कितना है यहाँ पे? आई नोड है जी 100। आई नोड एक्स आर कितना है यहाँ पे? 2। आई नोड एक्स आर, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग? आई नोड एक्स आर साइन ऑफ 100 पाई टी, इसका भी कितना आएगा? माइनस का π/4 आएगा, ये भी -π/4 आएगा। और वी नोड एल जानते हो कितना आएगा? 100 इंटू आई नोड कितना है? 100। एक्सएल 2 है, आई नोड एक्सएल साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस π/4 आएगा। ये पता क्यों आया प्लस π/4? क्योंकि ये π/4 है तो ये भी π/4 होगा, रेफरेंस से π/4 आ गया। ये समझ आया कि नहीं आया? कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई चीज? गुड।